एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई फ्रेश वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं द ऑल न्यू टाटा नेक्सॉन के बारे में और इसका करेंगे लॉन्ग टर्म रिव्यू। देखो, गाड़ी जब लॉन्च होती है, जब मार्केट में आती है तब सब अच्छा लगता है, लेकिन आज हम बात करेंगे 10 ऐसी ऑब्जर्वेशन के बारे में जो कि इसके साथ लंबा टाइम स्पेंड करने के बाद ही समझ आता है। यानी कि आराम से इसके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद हमें इसकी छोटी चीज़ें, बड़ी चीज़ें ऐसी पता लगी जो आपको पता होनी चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखना आपका काम, सारी इन्फॉर्मेशन देना हमारा काम। वेलकम टू द कार गाइड। मेरा नाम है ऋषभ एंड दिस इज द ऑल न्यू टाटा नेक्सॉन टाक। ऑब्जर्वेशन नंबर 1, यूएसबी पोर्ट्स सबको चाहिए होते हैं, चाहे एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले पहली बार कनेक्ट करना हो, चाहे अपना फ़ोन चार्ज पे लगाना हो, चाहे 12 वोल्ट सॉकेट से आपको यूज़ करने हो, उसके वैक्यूम क्लीनर है, आपको कई बार सिर्फ वॉशर, टायर इन्फ्लेटर है, वो यूज़ करना होता है, तो वो ऑप्शन तो है, लेकिन वो यहाँ है, वो बहुत ज़्यादा छोटी क्रैम्प्ड स्पेस में है। तो अब जैसे मेरे को वायर लगानी है तो मैं बहुत ज़्यादा ईजी तरीके से नहीं लगा पाता, मेरे को इसे ढूंढ के देख के किधर लगाऊं, कैसे लगाऊं, वो करना पड़ता है। सेम गोज़ फॉर टाइप सी, सेम गोज़ फॉर 12 वोल्ट। अब उसका मुझे ये समझ आया कि ये चीज़ एक्स्ट्रा है, बेफालतू की। अगर एसी के कंट्रोल्स यहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं तो ये एरिया जो आपको बच जाता है, ये एक्स्ट्रा है। ये मुझे समझ नहीं आया कि कंपनी ने क्यों रखा। इसको अगर ये ओपन रख देते तो यहाँ पर स्टोरेज स्पेस भी बन जाती। देखो, कुछ ना कुछ तो होगा, आई एग्री, बट ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जो मैं डेली लाइफ में प्रॉब्लम जो है फेस कर रहा हूँ। थोड़ी सी मुश्किल रहती है, ईजी तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। ये होगी ऑब्जर्वेशन 1। ऑब्जर्वेशन नंबर 2, सनरूफ। सनरूफ है तो सही, बट इसके ना 2-3 चीज़ें आपको बतानी बहुत ज़रूरी है। एक तो सनरूफ होने की वजह से ओवरऑल गाड़ी की हाइट तो चलो ठीक है ज़्यादा है, बट अंदर स्पेस कम हो जाती है, क्योंकि विड्थ ये बहुत ज़्यादा ले लेती है। वो तो सब सनरूफ के साथ होता है, आई एग्री, बट नेक्सॉन के साथ थोड़ा सा ज़्यादा है, स्पेशली पीछे तक। वो उसका ग्रूव अभी आपको दिखाता हूँ, बट उससे पहले चीज़ें दिखाता हूँ। जैसे अभी सनशेड है, सनरूफ का साइज़ इतना बड़ा, सनशेड खोलो खुलती यहाँ तक, इतना वेस्ट हो गया। ग्लास एरिया सिर्फ आपको इतना नज़र आता है। आप इसको यहाँ से ओपन करते हो तब आप इसको अभी देखना, अब ये पूरा पीछे जाता है, जो कि आपको पूरा ओपन हो जाता है। अब जब पूरा खोलो तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप इसका ग्लास बंद करना चाहते हो, जो कि मोस्टली केसेस में रखोगे, तो जो सनशेड है वो इससे पीछे जाता ही नहीं है। सनशेड को पूरा पीछे तक जाना चाहिए था। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी कमी लगी। ये ऐसा लगता है क्योंकि डिफेक्टिव पीस है, ऐसा लगता है नहीं, सबके साथ ऐसा ही है। प्लस ये है कि सनरूफ काफ़ी पीछे से शुरू हो रही है, तो ये जो सारा पैनल है काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेता है। अगर आप ध्यान से देखें तो वो चीज़ थोड़ी सी लगता है बेटर की जा सकती थी। आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट करके बताओ। मैं सनरूफ ग्रूव की बात कर रहा था, ये देखो कितना ज़्यादा ग्रूव है। अब ये सनरूफ की वजह से एटलीस्ट इतना एरिया इन्होंने एक्स्ट्रा लिया है इस तरफ। ये देखो, इस तरफ देखो, अगर आप यहाँ पर देखो कितना ज़्यादा फ़र्क आ जाता है इस चीज़ का। तो हेडरूम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेडरूम बढ़ जाता है, बट स्पेस अगर सनरूफ ना होती तो हेडरूम और ज़्यादा बढ़ जाता, जो कि बाकी वेरिएंट्स में है भी। समझ रहे हो, बिना सनरूफ वाले वेरिएंट्स में। ऑब्जर्वेशन नंबर 3, स्क्रीन। यहाँ पर बहुत अच्छी स्क्रीन मिल जाती है अनडाउटेडली। सबसे अच्छी चीज़ है इसका यूज़र इंटरफेस, दिखने में देखो बहुत अच्छी है, सारी ऑप्शंस यहाँ मिल जाती है। बट प्रॉब्लम थोड़ी सी आई है इसके साथ कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जो है इसमें मिलते, वो अपनी मर्ज़ी से चलते हैं, ठीक है। उनका मन होगा तो वो चलेंगे, उनका मन नहीं होगा तो वो नहीं चलेंगे। वो हैरियर में भी ऐसी है, सफारी में भी ऐसी है, पंच ईवी में भी ऐसे ही है, और इनफैक्ट निक्सॉन में भी ऐसा ही है। अब हमने इसका एक जुगाड़ निकाला। जुगाड़ क्या, हैक भी बोल सकते हो, तरीका देख सकते हो। करना क्या है, जब आप गाड़ी स्टार्ट करके अंदर आते हो पहली बार मतलब आज के दिन पहली बार आप आए, तो आपने वायर लगाओ, इसके एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कार पे कनेक्ट करो। वो चलता है 1-1.5 मिनट चल जाएगा, उसके बाद वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। फिर आप वायर निकाल दो, फिर उसके वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले को एक्टिवेट करो, फिर वो चल पड़ता है। फिर वो आराम से 2-3 घंटे निकाल देता है आपके। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी सीक्वेंस इसमें चेंज करते हो तो वो नहीं कनेक्ट करता, फिर वो डिस्कनेक्ट होने लग जाता है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बार करना पड़ता है। अब जब मैंने 1-2 घंटे के लिए गाड़ी पार्किंग में लगा दी, गाड़ी बंद कर दी, सिस्टम बंद कर दिया, और दोबारा आके गाड़ी स्टार्ट करो, मुझे फिर से वायर वाला सिस्टम करना पड़ता है। तो टाटा मोटर्स प्लीज़ सिस्टम को अपग्रेड करो, इस सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करो, ये कमी मेरे को बहुत तंग कर रही है। ऑब्जर्वेशन नंबर 4, एक तो गाड़ी पहली ब्लैक है और थोड़ी सी अंदर से टाइट भी लगती है इस सेगमेंट के हिसाब से, और देख सकते हो कि फीचर्स की कमी थोड़ी सी महसूस होगी। जैसे पीछे स्पेस नहीं है, इधर भी कोई अलग से पॉकेट नहीं। रेयर एसी वेंट से चार्जिंग पोर्ट्स आपको मिल जाते हैं, बट पॉकेट नहीं है।
तो अगर आप फ़ोन वगैरह रखना चाहते हो तो ये आपको कहीं पे भी ऑप्शन नहीं मिलती। अब आप कहोगे कि साइड पे रख लो, बट साइड पे तो टक 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 करते रहेंगे क्योंकि प्लास्टिक है। तो यहाँ पर स्पेस थोड़ी सी चाहिए थी अपना फ़ोन, वॉलेट, शेड्स में भी रखने के लिए। तो उसके लिए या तो आपको यहाँ रखने पड़ते हैं इसके कप होल्डर पे, बट ये जैसे देखो ना स्टडी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा लूज सा रहता है। तो ये सारी बिल्ड क्वालिटी वाले इश्यूज टाटा के साथ थोड़े से यूजुअली रहते हैं। ऑल ब्लैक दिखने में कमाल लगता है, बट क्रैम्प्ड लगता है और लाइट्स भी नहीं है पीछे। ऑब्जर्वेशन नंबर 5, टच बेस कंट्रोल्स दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, पियानो ब्लैक फिनिशिंग है, सब आपको यहीं मिल जाता है। एसी से लेकर बूट ओपन, लॉक अनलॉक और 360 डिग्री कैमरा भी, ये सब आपको यहाँ मिल जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली क्या चीज़ है, देखो अब ये तो ठीक है, लेकिन जब आप ड्राइव कर रहे हो आपको कोई बटन इसमें से यूज़ करना, आप उसको फील नहीं कर सकते, आपको देखना ही पड़ेगा और उसको करना पड़ेगा। है तो छोटी सी चीज़, बट आपको पता होनी चाहिए, बट दिखने में लुक कमाल की लगती है। दिखने से पता क्या याद आया कि एक बार 360 डिग्री कैमरा तो दिखा दूं, अभी तक आपको दिखाया नहीं। इसकी क्वालिटी आई बिलीव इज़ सुपर्ब। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको दिन में रात में बहुत ही अच्छी क्वालिटी जो है वो मिल जाती है पूरे 360 डिग्री कैमरा की। जौन सा एंगल देखना है सब दिख जाता है। जूम तो ऐसे नहीं कर पाऊँगा, बट हाँ अच्छी क्वालिटी नो डाउट, और डायनामिक गाइडेंस फ्रंट और रियर दोनों हैं। अब देखो मैंने नेविगेशन लगाई हुई है और मैं इंडिकेटर दूंगा तो क्या होगा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर। फीचर बहुत कमाल का है, लेकिन मेरे मैप्स बंद हो गए। मुझे टर्न एग्जैक्टली कैसे कहाँ लेना है मुझे नहीं पता लगेगा, उसके लिए मुझे इंडिकेटर ऑफ करना पड़ेगा, फिर ये थोड़ा सा टाइम लेता है, रीसेट होता है और फिर आता है। तो ये चीज़ जो है वो मुझे कमी लगी है एक बहुत बड़ी। ये डिस्कनेक्ट हो गया, मैंने बताया ना इसका एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले अपनी मर्जी से चलता है। अब फिर से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा और अभी ये होगा नहीं, ये फिर से वो वायरलेस वाला जुगाड़ जो है वो मुझे करना पड़ेगा। तो नॉर्मली यूजुअली कभी कभी क्या होता है कि जैसे ही मैंने इंडिकेटर ऑफ किया तब मैप्स 1-2 सेकंड बाद आ जाते हैं, बट अगेन उसकी कमी वही रहती है कि वो उतनी देर के लिए ब्लाइंड स्पॉट जब तक ऑन है तब तक मैप्स नहीं दिखते, तो मुझे टर्न मिस होने के डर रहता है। बट उस फीचर को ऑफ किया जा सकता है, यानी कि ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर को ऑफ किया जा सकता है ताकि मैप्स देखो। बट हमें चूज़ करने की ऑप्शन तो आनी नहीं चाहिए ना, कि जब मैंने इंडिकेटर दिया तो यहाँ पर या तो मैप्स आ जाएँ, सामने आते हैं, ठीक है कि नहीं। अगर आपका एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले कनेक्टेड है तो यहाँ पर आपको नेविगेशन वाली जो अगली पॉइंट है वो भी आता है, बट वो एक बार के लिए कम्प्लीटली शिफ्ट हो जाता है, और वो बशर्ते वो प्रॉपरली कनेक्टेड है, वो बार बार बस डिस्कनेक्ट ही होता रहता है। ये कमी लगी मुझे, ठीक है। अगली ऑब्जर्वेशन, की साइज़। ये तो चलो 2 है, आपको आप हमेशा अपने साथ एक रखोगे, और मुझे थोड़ी सी बड़ी लगती है। कईयों को बड़ी कीज़ का शौक रहता है, मुझे रहता है कि थोड़ी सी स्लीक हो, बहुत छोटी भी ना हो लेकिन थोड़ी सी स्लीक हो सकती है। व्हाट इज़ योर ओपिनियन, नीचे कमेंट करके बताओ। ऑब्जर्वेशन अगली, AQI। एक बार हमने विंडोज़ ओपन कर ली थी, अब इसको हम कर देते हैं क्लोज, सारे विंडोज़ को। 96 दिखा रहा है, वैसे तो बाहर 200 के आसपास भी है, बट अभी 9800, अच्छा देखो बढ़ गया ना, अब वो रीड करना शुरू किया उसने, ओके 120। अब देखो इसका एयर प्योरीफायर ऑन होगा और AQ देखना कितनी जल्दी ड्रॉप होगा। अब ये देखो AQI 120 के आसपास है भी है, लेकिन हमने अभी जैसे ऑन किया है इसको तो ड्रॉप काफ़ी जल्दी होगा इसका। तो मुझे हैरियर का, सफारी का, नेक्सॉन का ये चीज़ अच्छी लगती है कि इनका जो एयर प्योरीफायर है वो काफ़ी फास्ट काम करता है। आपका AC ऑन होते ही इसकी हवा जो है और काफ़ी क्लीन होने लग जाती है। तो वैसे तो AQI इससे भी ज़्यादा है, बट अभी वो अंदर अंदर ही थे हम, तो उसने कम ही शो कर रहा था, हमने गाड़ी एक बार बंद कर दी थी। अभी देखो 96, 66, 68, 61, थोड़ा सा कोई रीडिंग में आगे पीछे थोड़ा सा होता रहता है, बट अल्टीमेटली बहुत ही जल्दी बिलो 30, 40, 10, इवन हमने 1 AQI भी इसमें देखा है। इतना होना नहीं चाहिए वैसे, बट देखा है। देखा गुड AQI में कितनी जल्दी आ गया ये। जस्ट इमेजिन ये मेरे हाथ में एक कॉफ़ी का कप है, ड्राइव करना चाहता हूँ, रखो कहाँ इसे, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, साइड पे नहीं आ सकता, कहाँ रखूँ ये ऑब्जर्वेशन हमारी अगली, कि फ्रंट में आपको कप होल्डर्स मिलते ही नहीं है अनफॉर्चुनेटली इस वेरिएंट में, क्योंकि यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग पैड आ जाता है। जब आप लोअर वेरिएंट लेते हो तो वायरलेस चार्जिंग पैड हट जाता है और उसकी जगह कप होल्डर्स आते हैं। ऐसा फीचर भी मत दो ना जिसकी वजह से दूसरा इतना इंपॉर्टेंट फीचर माइनस करना पड़ जाए। अब यहीं पे स्पेस दे देते तो वायरलेस चार्जर इधर आ जाता, कप होल्डर इधर आ जाते, USB पोर्ट्स अंदर दे देते, जो कि यहाँ पर नहीं है। स्टोरेज अच्छी है, मैग्नेटिक है, बट
धक्का पड़ रही है। नेक्सॉन ऑलरेडी एक प्रीमियम गाड़ी है, लेकिन आपको भी अगर अपनी गाड़ी को बहुत प्रीमियम बनाना है तो मैं कहूँगा इन्वॉल्व 1 के कार परफ्यूम्स ट्राई करो। समर आ गई है तो एक एक्वा फ्लेवर तो चाहिए ही था ना, बहुत ज़्यादा समरिश वाइब आपको मिल जाती है, कूल ब्रीज वाली फील आती है, 2 स्प्रे करो पूरी गाड़ी में फ्रेग्रेंस फैल जाती है। हर कोई पूछता है कि इतना रिफ्रेशिंग कैसे फील कर रहे हो, तो उसका आंसर है इन्वॉल्व 1 के प्रीमियम कार परफ्यूम्स। लीक भी नहीं होते, डिस्काउंट भी मिल रहा है और उसके साथ साथ मेड इन इंडिया यार, बिल्कुल टाटा मोटर्स की नेक्सॉन की तरह। तो मैं कहूँगा डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करो लिंक, क्योंकि इस पर डिस्काउंट मिल रहा है। कारगेट कूपन कोड लगाओगे तो 10% डिस्काउंट हुआ आपका। ड्राइव की पोर्शन की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। 1.2 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन, वो भी 7 स्पीड डीसीडी के साथ जब आता है तो कमाल का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। कमाल इन द सेंस परफॉर्मेंस वेरिएशन के साथ। अब परफॉर्मेंस इसकी इस तरीके की है कि आपको एक्सप्रेशन तो अच्छी मिलती स्मूथनेस ज़्यादा अच्छी मिलती है थैंक्स टू द डीसीडी ट्रांसमिशन। एएमटी से तो मच बेटर है ना मेरे दोस्त। अब डीसीडी यानी कि डीसीए यानी कि ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक जो ट्रांसमिशन है, दैट वर्क्स वेरी वेरी एफर्टलेसली। स्मूथनेस बहुत अच्छी मिल जाती है, आपको झटके बिल्कुल भी महसूस नहीं होते। गियर शिफ्ट अप में, गियर शिफ्ट डाउन में कुछ नहीं पता लगता। 7th गियर अभी मेरा चल रहा है, 80 की स्पीड है, बहुत ही अच्छा क्रूज लग रखा है, मतलब आराम से चल रही है स्पीड, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है। कब गियर चेंज हुए नहीं पता लगता। जब आप एकदम से थोड़ी ब्रेक लगाते हो, 6 5 4 3 2, ये 2 पे थोड़ी सी इसकी वाइब्रेशंस होती हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 पे जब आप इस तरीके से ब्रेक लगाते हो, बहुत माइनर सी। अब ये जो वाइब्रेशंस हैं ये ट्रांसमिशन की नहीं, ये इसके इंजन की है, क्योंकि ये इंजन थोड़ा सा बदनाम है अपनी रिफाइनमेंट को लेके। मैं मानता हूँ कि दिस इज़ नॉट द बेस्ट इंजन इन द लॉट, इस बात में तो कोई शक नहीं है। दिस इज़ अ थोड़ा सा नॉइजी इंजन, ठीक है, वाइब्रेशंस भी इसमें आपको मिलती हैं। थोड़ी धूप उधर से आ रही थी इसलिए हमें टर्न लेना पड़ रहा है ऐसे वाला। और इस इंजन में जो कमी की बात आ जाती है वो ये है कि जब आप इसको आइडल कंडीशंस पे रखते हो या ज़्यादा रेव करते हो, उस मोमेंट पे दोनों कंडीशंस में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस और नॉइजी लगते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी, आप सुन सकते हैं कितनी ज़्यादा आवाज़ आती है इसके। अभी 110 की स्पीड से थोड़ा कम करते हैं, आगे से धूप भी ज़्यादा पड़ रही है मेरे को, नॉइज़ थोड़ी सी ज़्यादा आ जाती है, मतलब। और वो ऐसे नहीं कि बहुत ही ज़्यादा है, बट हाँ थोड़ी ज़्यादा है, जो कि नहीं होनी चाहिए। इसको नीचे करूँगा तो फिर लाइट नहीं प्रॉपर आएगी, बट देखो नॉइज़ तो है। तो 3 सिलेंडर है, टर्बो की और इंजन की नॉइस भी है, तो इंजन कहना कि स्ट्रगल करती है, क्योंकि टेक्निकली ये एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है जिसमें टर्बो चार्जर लगाया गया, उसको डिज़ाइन उस तरीके से नहीं किया गया था। तो उनकी आपस में दोस्ती उतनी अच्छे से नहीं है जितनी तरीके से तब होती है जब एक टर्बो चार्ज इंजन को ही माइंड में रख के उसको बनाया जाता है। ये टाटा टियागो, टिगोर, एल्ट्रोज वाला ही इंजन में टर्बो चार्जर लगाया गया ताकि उसकी पावर आउटपुट्स बढ़ाई जा सके, और हाईवे पे फ्यूल एफिशिएंसी भी, टर्म्स ऑफ एसयूवी, ठीक है ना। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि टाटा टियागो से ज़्यादा इसकी माइलेज आ जाती है, एसयूवी के पॉइंट, वेट के पॉइंट से। इस वेट को हैंडल करने के लिए उसके बीच में टर्बो चार्जर लगाया गया, बट अगर इस इंजन को ओरिजिनली एक टर्बो चार्जर के साथ ही डिज़ाइन किया जाता तो शायद इसकी रिफाइनमेंट थोड़ी सी बेटर होती। अब इंटरेस्टिंग पता क्या चीज़ है इस इंजन के बारे में, कि यहाँ पर पावर अच्छी मिल जाती है और बेस वेरिएंट से ही आपको टर्बो चार्ज इंजन मिलता है, जो कि बहुत रेयर है इस सेगमेंट में स्पेसिफिकली। सिर्फ एक एक्सयूवी या 3XO और आपकी टाटा नेक्सॉन ये वाली, जिसमें आपको बेस वेरिएंट से ही टर्बो चार्ज इंजन मिलता है। नहीं तो बाकियों में क्या है, जैसे सोनेट होगी, वेन्यू होगी, तो उसमें आपको नेचुरल एस्पिरेटेड है 1.2, टर्बो 1 लीटर का अपर वेरिएंट्स में है, उनकी पावर भी बहुत अच्छी है, बट बेस से अवेलेबल नहीं है। तो ये तो आपको बेस से ही मिल जाता है। दोनों की प्राइस, एक की 7.49 है इस टाइम पे, बट वो थोड़ा एक्सयूवी जो है वो थोड़ी प्राइस ही मिलेगी। बट नेक्सॉन की बात करते हैं तो 8,14,000 पे इसका बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है। अब तो नया वेरिएंट भी आ गया, अब तो नेक्सॉन में पैनोरामिक सनरूफ भी वैसे बहुत जल्दी आने वाली है, क्योंकि देखी गई स्पाइड इमेजेस में। अब क्योंकि एक्सयूवी 3XO में आती है तो कंपनी को लगा कि हाँ हमें इसको नेक्सॉन में भी पैनोरामिक सनरूफ दे देनी चाहिए। थोड़ा सा सनसेट का टाइम हो रहा है तो धूप सीधा फेस पे आ पा रही है। एनीवेज, ये तो हो गया इसका इंजन पार्ट। ट्रांसमिशन डीसीटी लवली, मज़ा आ जाता है, टर्बोचार्ज इंजन के साथ बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। हाँ, जो आती है इसका डीसीए ट्रांसमिशन इन द एल्ट्रोज, नहीं उसमें मज़ा नहीं आता अनफॉर्चुनेटली। बट फिर भी उस डीसीए टेक्नोलॉजी को समझने के लिए आप हमारा डीसीए एल्ट्रोज का रिव्यू देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें हमने उसकी वेट क्लच असेंबली मैकेनिज्म, सेल्फ हीलिंग वाला, मतलब सोचो सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म क्या हो सकता है, उसके बारे में एक्सप्लेन किया, उस वीडियो को चेकआउट ज़रूर कर लें। नेक्सॉन की देर चलाने के बाद ये समझ आया कि देखो ड्राइविंग पॉइंट ऑफ व्यू से कंफर्टेबल है, क्योंकि आपको डेड पेडल काफ़ी बड़े साइज़ का मिल जाता है, स्पेसिफिकली ऑटोमेटिक वेरिएंट में। लेकिन जो सीट्स हैं वो थोड़ी सी आपको हार्ड मिलती हैं, स्टिफर मिलती हैं। अब इन सीट्स का हार्ड होने का यानी कि स्टिफर होने का बेनिफिट ये है
कि आपको स्टेबिलिटी वाइज आप हमेशा ग्रिप रहती है, ऐसी दबते दुबते नहीं रहते, ज़्यादा ही सॉफ्ट नहीं है। लेकिन अगेन जब ज़्यादा देर इसमें बैठते हो तो थोड़ा सा आपको स्टिफनेस महसूस हो सकती है बॉडी में, यार थोड़ी सी यार कुशनिंग और सॉफ्ट होती। क्वालिटी बहुत अच्छी है बट कुशनिंग थोड़ी सी सॉफ्ट आप एक्सपेक्ट करते हो इस तरह की गाड़ी के साथ। नेक्सॉन को लॉन्च हुए थोड़ा टाइम हो गया, लेकिन अभी भी ना इसको लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं। आई थिंक डार्क एडिशन है इसलिए, टॉप वेरिएंट है इसलिए, चाहे इसके एलईडी डीआरएल्स हो, वेलकमिंग फंक्शन हो, साथ में आपको टेल लैंप्स भी एक्स फैक्टर वाले मिल जाते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स के साथ साथ नए अलॉय व्हील्स हैं, डार्क की बैजिंग आपको बहुत अच्छी देखने को मिलती है, और अगेन जो पूरा ओवरऑल कलर है, ब्लैक कलर किसे पसंद ना आए। एक्सटीरियर ओवरऑल रोड प्रेजेंस जस्ट एब्सोल्युटली अमेजिंग, एंड गाड़ी लुक्स में तो बहुत बेटर हुई है पहले से, इस बात में तो कोई शक है ही नहीं। इंटीरियर में भी अगर कोई बैठता है ना, ये तो चलो ब्लैक है, दूसरे इंटीरियर्स भी अगर आप बैठते हो तो आप देखते हो कि क्या कमाल का सेंटर कंसोल पैनल मिलता है, इल्यूमिनेटेड आपको मिल जाती है प्रॉपर इसके स्टीयरिंग व्हील, साथ में डिजिटल क्लस्टर भी आपको फुल साइज जो कि फुली डिजिटल रहता है, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आती है। स्क्रीन की कुछ कमियां भी हैं, वो धीरे धीरे आपके साथ शेयर की भी हैं, कुछ करता भी रहूँगा। और वैसे लेकिन अगर इंटीरियर की क्वालिटी और लुक्स की बात करें तो नेक्सॉन हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट, चाहे वो स्पीकर सिस्टम हो, मल्टीपल एयर बैग्स हो, प्रॉपर आर्मरेस्ट हो, वेंटिलेटेड सीट्स हो, वायरलेस चार्जिंग पैड हो, ड्राइव मोड्स हो, या फिर इसके डिजिटल पूरे आपको पैनल फॉर द एसी कंट्रोल्स। ये पूरा जो कंसोल है दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। माइलेज एक ऐसा पॉइंट है जो कि हर कोई पूछता है कि भाई नेक्सॉन में माइलेज कितनी आती है। तो हमने तो देखो पेट्रोल चलाया अभी, मैं पेट्रोल की बता देता हूँ, डीजल का एक आइडिया दे दूंगा फिर भी। पेट्रोल की सिटी में इतना 400 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेटली हमने चलाया, सिटी और हाईवे, थोड़ा सा हाईवे मिक्स करके, तो अब मैं इतना आराम से कह सकता हूँ कि 10 से लेके 13 किलोमीटर पर लीटर की आपकी माइलेज इसमें मिलेगी सिटीज़ में। और जब आप इसको प्योरली हाईवे पे चलाते हो इस इंजन को, तो 15 से लेके 18 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज आपको मिल जाएगी। अब ये माइलेज में वेरिएशन 3 किलोमीटर पर लीटर की इसलिए है, इस पर डिपेंड करता है कि कितने लोग हैं उस गाड़ी में, कैसे आपकी ड्राइविंग है, कितना ही ट्रैफिक ज़्यादा मिल रहा है, कितने बीच में आपको स्ट्रेच हाईवे मिल जाता है या स्ट्रेट रोड मिल जाती है। माइलेज बढ़ाना चाहते हो, क्रूज़ कंट्रोल यूज़ करो मेरे दोस्त, या लाइट फुट अगर आपकी गाड़ी में नहीं है तो। अगर गाड़ी में है, किसी भी गाड़ी में, डजंट मैटर कौन सी गाड़ी, पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक, आप लगाओ क्रूज़ कंट्रोल, स्पीड थोड़ी कम रखो, लाइट फुट वाला रखो, यानी कि हाईवेज़ पे आप 90 से 100 के बीच में रखो, 80-100 के बीच में। सिटीज़ में अगर आप 45-55 मेंटेन कर पाते हो कहीं ना कहीं पे, तो क्रूज़ कंट्रोल लगा के करो। यू विल थैंक मी लेटर कि यार ऋषभ क्या आइडिया दिया और क्या माइलेज आई। ऐसी गर्मियाँ जैसे चल रही हैं, टेम्परेचर है, 16-18 मत करो ना, 23-24 रखो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। स्टार्टिंग में ज़्यादा ही आपको गर्मी लग रही तो पहले 16 कर लो, 18 कर लो, फिर बढ़ा दो उसको, लगातार 16 पे मत रखो, ज़्यादा सही रहता है। एसी की मेंटेनेंस पे भी रहेगा, माइलेज भी बेटर आएगी, और इंजन पे भी जोर नहीं पड़ेगा। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो बिल्कुल माइनस वैसे 16-18 लो पे मत रखो, ठीक है। चलो ये तो वैसे जनरल बातें होगी हर गाड़ी के लिए। एनीवेज बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि आ जाता है इसका ओवरऑल कंफर्ट, हैंडलिंग, सस्पेंशन। सस्पेंशन डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव की गई है। टाटा की पहले काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती थी, अब उतनी हार्ड नहीं रही है। बट हाँ, मैं ये भी अभी भी कहूँगा कि जो जैसे खड्डे, अभी से स्पीड ब्रेकर आ रहा है, ठीक है कि नहीं, तो इसमें काफ़ी स्लो निकालना पड़ता है, नहीं तो आपको पिछले पैसेंजर्स को ज़्यादा झटका मिलता है। झटका मिलता है, आवाज़ उतनी नहीं मिलती, तो सॉफ्टवेयर साइड पर ही आपको सस्पेंशन मिलेगी। बट क्योंकि डायनामिक नेचर की है, तो हाईवेज पे ऐसा नहीं कि बिल्कुल ढीली पड़ जाती है। इट्स अ वेरी गुड स्टेबल सस्पेंशन, बिकॉज गाड़ी का वेट अच्छा खासा है। अगर वेट हल्की होता गाड़ी का, यानी कि हल्के साइज वेट की होती, तब आपको थोड़ा सा लग सकता था कि यार ये ढीली पड़ रही है गाड़ी, मतलब मज़ा नहीं आ रहा है। बट क्योंकि वेट भी अच्छा है, सस्पेंशन डायनामिक है, तो आपको हाईवे पे स्टेबिलिटी मिल जाती है। सस्पेंशन को मैं 9 आउट ऑफ 10 ईजिली दे सकता हूँ, क्योंकि आवाज़ भी बहुत कम करती है, ज़्यादा आवाज़ नहीं करती। विजिबिलिटी, हैंडलिंग गुड, मतलब क्या है कि बोनट नज़र आता है, आईआरवीएम बढ़िया मिल जाते हैं। और अगर ओवरऑल हैंडलिंग, स्टीयरिंग की बात करो तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी लाइट वेट, आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, बहुत ईजिली आप यू टर्न्स और छोटे जो टर्न्स होते हैं पार्किंग से निकालना वगैरह तो कर पाते हो। ट्रांसमिशन की एक कमी बोलूँगा कि जो ये गियर शिफ्टर है, ई शिफ्टर, ये दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है, यूजिबिलिटी ना इसकी जो थोड़ी सी हटकर है, और उसकी आदत आपको डालनी पड़ती है, बिकॉज इसका नीचे बटन दबाओ, वो बटन पहले दबना चाहिए, फिर आप गियर करते हो, तो इसकी आदत डालनी पड़ती है। अगर आप जैसे अलग अलग गाड़ियाँ चलाते रहते हो तो थोड़ा सा इसको यूज टू होने में टाइम लगता है। बट हाँ, वो गेन ऐसा नहीं क्योंकि कमी है, बट हाँ थोड़ा डिफरेंट है, तो उसकी आदत डालनी पड़ेगी। अब सारी बात घूम के निचोड़ ये निकलता है कि टाटा नेक्सॉन एक बहुत केपेबल प्रोडक्ट है, इस बात में कोई शक नहीं है। डिज़ाइन, लुक्स,
फीचर्स कोई जवाब ही नहीं है, सब कुछ आपको यहाँ पर टॉप नॉच मिल जाता है। सॉफ्टवेयर के थोड़े से ग्लिचेस हैं, सनरूफ वाला एक छोटा सा इशू भी नहीं है, ठीक है, मतलब एक पॉइंट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वो ऐसी ऑब्जर्वेशन है वो ना, जब आप 1 दिन 2 दिन गाड़ी चलाते हो तब नहीं पता लगती, जब ज़्यादा दिन आपके पास गाड़ी रहती है तब समझ आता है। तो थैंक यू टाटा मोटर्स ज़्यादा दिन के लिए गाड़ी देने के लिए, ताकि हम ये सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर कर पाएँ। तो आप भी एक बार नीचे कमेंट करके थैंक यू टाटा लिख दो ना, अच्छा लगेगा उनको। एनीवेज, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि टाटा नेक्सॉन का बेस वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी, गो फॉर इट। पेट्रोल लो, डीजल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी रनिंग किसी की नहीं होती कि उसके लिए 2-2.5 लाख एक्स्ट्रा पे किया जाए। टैक्सेस का इशू भी रहता है, उसके अलावा 10 साल 15 साल वाला इशू भी रह सकता है। तो पेट्रोल बिल्कुल सही रहती है, चलाओ भगाओ, माइलेज भी बढ़िया मिल जाती है। रही बात अपर वेरिएंट्स की, बेस ले सकते हो, मिडल ले सकते हो, फिर टॉप ले सकते हो। सनरूफ के बिना वाला वेरिएंट आपको स्पेस ज़्यादा देगा, आपके पैसे बचाएगा, कंसीडर किया जा सकता है। बट अगर बजट अलाउ करता है तो गो फॉर दी टॉप वेरिएंट, डीसीटी चलाओ, मैनुअल चलाओ, पूरा फन उठाओ। तो ये था हमारी तरफ से टाटा नेक्सॉन के बारे में। थोड़ी सी आफ्टर सेल सर्विस बेटर हो जाए, सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो जाए, तो 10 आउट ऑफ 10, 100 आउट ऑफ 100 परफेक्ट मार्क्स मिल जाते हैं टाटा मोटर्स की ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों को। सो दिस वॉज द टाटा नेक्सॉन लॉन्ग टर्म रिव्यू। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ तक देख ही लिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कौन सी गाड़ी का लॉन्ग टर्म रिव्यू देखना चाहते हो नीचे कमेंट करके अपने ओपिनियन शेयर करना ना भूलें। अपने उसके साथ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो कि कुछ रह गया होगा तो हम उसके आंसर्स भी आपको दे देंगे। दिस वाज एवरीथिंग रिगार्डिंग द टाटा नेक्सॉन। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी, यहाँ तक देख लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू गाइस।